नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये देहरादून से बड़ी जानकारी आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं। देहरादून गुजरात के 2 दिवसीय दौरे से लौटे सीएम धामी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के रोड शो में सीएम धामी गए थे, लेकिन अब यहां पर देहरादून वापस लौट गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गुजरात के बाद 2 दिवसीय दौरे से लौटे हैं। इन्वेस्टर समिट के रोड शो में गए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अब फिर गुजरात के दौरे के बाद अब देहरादून वापस लौटे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा। वहीं दिव्य दरबार में भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। परेड ग्राउंड के चारों तरफ की सड़क दोपहर 12 बजे से 0 जोन रहेगी। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के आगमन से उत्तराखंड में भक्तों के बीच खुशी की लहर देखने को मिल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से मिलने के लिए भक्त कल शाम से ही परेड ग्राउंड में बैठ गए हैं। आपको बता दें कि शाम 4 बजे से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अपना समागम कार्यक्रम शुरू करेंगे और रात 10 बजे तक वो भक्तों से यहां पर मुलाकात करेंगे। देखिए देहरादून से जनता टीवी के रिपोर्टर यशराज आनंद की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बागेश्वर जी महाराज यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी आज देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में आने वाले हैं। 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक उनका कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में वो लोगों से भी मिलेंगे और अपने पर्चे भी निकलवाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी है। यहाँ पर लोग रात्रि से ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर चारों ओर लोग खचाखच भरे पड़े हैं, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां, चाहे माता हो, बहनें हो, बच्चियां हो, सभी कोई यहाँ पर है। आप देख रहे हैं किस तरीके से झंडा लेकर के प्रभु श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सब कोई देख रहे हैं किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्योंकि बागेश्वर पीठाधीश्वर जो कहा जाता है वो बागेश्वर जी महाराज, उनकी छवि यहाँ पर काफी अच्छी है। वो देहरादून पहली बार आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले बागेश्वर जी महाराज रायपुर के स्टेडियम महाराणा प्रताप स्टेडियम आने वाले थे, लेकिन वहीं उनका यह प्रोग्राम वहां पर कैंसिल हो गया और उसके बाद परेड ग्राउंड मैदान में यह कहा गया। आइए सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले कुछ श्रद्धालुओं से बात की जाए। जो श्रद्धालु यहाँ पर है आए वो क्या चाहते हैं, आखिर पीठाधीश्वर बागेश्वर जी महाराज से वो क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैम आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं बलिया से हूँ। मैं यही साल भर से यूट्यूब पर बाबा को देख रही हूँ कि कब दर्शन होगा, देहरादून में कब आएंगे कि मुझे दर्शन होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। सर आप जो आए हैं यहाँ आज बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए पीठाधीश्वर, तो आपको क्या लग रहा है, किस लिए आप आए? मैं अपनी अर्जी के लिए आ रखा हूँ कि मेरी अर्जी लग जाए, जो मैंने अर्जी लगा रखी है। आप हैं कहाँ से? मैं उत्तराखंड से हूँ। और क्या कुछ आप मांग रहे हैं? बस यही है भाई, मेरी अर्जी लग जाए बस। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बनी। मैं और 1-2 श्रद्धालुओं से बात कराना चाह रहा हूँ। मैम आपका नाम? मेरा नाम पूनम नौटियाल है। आप जो यहाँ पर आज आए हुए हैं, क्या मांग रहे हैं आप बाबा से, क्या आपकी इच्छा है? हमें उनके दर्शन करने, हम बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हम उनको देखेंगे, उनकी कृपा होगी। इस तरह से हम यही देहरादून से। आपको क्या लग रहा है, पहली बार यहाँ बागेश्वर धाम अपना दरबार लगा रहे हैं, किस तरीके से आपको खुशी मिल रही है? हमें बस उन्हें देखने से ही, मतलब कि हम उनको देखेंगे, उनको देखने से ही बहुत खुशी होगी और बहुत सारे लोगों के शायद मनोकामनाएं, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और करीब संभावनाएं जता जा रही है कि 50 से 60 हजार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे और 50 से 60 हजार जब श्रद्धालु पहुँचेंगे तो वहाँ पर VIP पार्किंग की भी व्यवस्थाएं की गई है। इस प्रकार से देखना है कि शाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज 4 बजे यहाँ से मंच पर विराजमान होंगे। उससे पहले 12 बजे वो देहरादून पहुँच जाएंगे, होटल हयाते रुकेंगे और होटल हयाते से करीब वो 1:30 बजे वहाँ से निकलेंगे और 1:30 बजे से निकलने के बाद कुछ वो अपना काम करेंगे और उसके बाद शाम 4 बजे से वो यहाँ पर सभा आयोजित करेंगे और शाम 11 और रात के 11 बजे तक ये चलेगी। उसके बाद पीठाधीश्वर वापस लौट जाएंगे। तो देखना यह है कि श्रद्धालु यहाँ पर जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, कुछ श्रद्धालु रात से उनका इंतजार कर रहे हैं, कितने वो मिलने में कामयाब हो सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में, इसके मद्देनजर जो है इसमें 2 जोन्स में पूरे सिटी को डिवाइड किया गया है। एक इनर जोन, एक आउटर जोन। इनर जोन आपकी मेनली परेड ग्राउंड रहेगी जो पूरी 0 जोन रहेगी। उसमें कोई भी वाहन, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर उस एरिया के अंदर नहीं आने दिया जाएगा।
उसके अलावा एक आउटर जोन होगी जो शहर से बाहर चारों पांचों दिशाओं में से जहां से वाहन आएंगे उनके लिए बाहर ही जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। बाकी एक पूरा रूट प्लान इसमें बनाया गया है, जैसे ISBT और शिमला बाईपास से जितने भी वाहन आएंगे उनके लिए बन्नू स्कूल में पार्किंग रहेगी। बाकी जो 6 नंबर पुलिया और इधर रिंग रोड की तरफ से आएंगे वो रेस कोर्स गुरुद्वारा पार्किंग जो है वो अपने वाहन वहां खड़े करेंगे। इसके अलावा जो विक्रम और सिटी बस हैं उनके भी हमने डाइवर्जन प्लान बना दिए, जो अभी हम अपनी ट्रैफिक जो हमारी साइट है उस पर डाल देंगे, रूट प्लान आपको भी बता देंगे उसका। बाकी सबसे ये अनुरोध रहेगा और ये निवेदन भी है कि जितने भी जो दून वासी हैं, जो लोकल लोग हैं जो इस प्रोग्राम में आएंगे, वो अपनी बेसिकली अपनी गाड़ियां 4 व्हीलर या किसी भी वाहन से ना आए, वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें वहां तक आने के लिए परेड ग्राउंड तक, या फिर वो पैदल आए। अगर परेड ग्राउंड के आसपास कोई भी वाहन सड़क के आसपास या नो पार्किंग जोन में खड़ा होता है तो उसके विरुद्ध हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व विधायक अब धीरे धीरे एक मंच पर आने लगे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पूर्व विधायकों ने एक संगठन खड़ा किया है और उन्होंने आज देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं कई बिंदुओं पर उन्होंने सरकार से कार्य करने की भी बात कही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अधिकारी रिटायर होते हैं उनको दोबारा से वहीं पर नियुक्ति दी जाती है, इसलिए उत्तराखंड में कोई भी अधिकारी रिटायर ही नहीं होता। इस पर सरकार को सोचना होगा कि इन अधिकारी को रिटायर कर अन्य युवा वर्ग को यहाँ पर मौका दिया जाए। देखिए, नौकरशाही से हमको देखिए कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। अब तो देखिए हमको सरकार को हम लोग जो है अपना सुझाव देते हैं। देखिए, जहाँ तक जो है जो एक प्रोटोकॉल होता है हर विषय का, तो कई अधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं, तो उससे जो है जो जनप्रतिनिधि है जो उनको कष्ट होता है। अब कोई जो है कोई अधिकारी है, अब हमारे कई जनप्रतिनिधि जाते हैं, अगर वो सम्मान नहीं देता है, एक शिष्टाचार नहीं निभाता है, सबसे बड़ी बात है शिष्टाचार का अगर पालन नहीं करता तो ये बड़ी कष्ट की बात है, दुख की बात है। और ये प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं सबको उसका शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। और इस प्रकार से जो मर्यादित व्यवहार नहीं करते तो ऐसे लोगों पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए, उनको दिशा निर्देश देने चाहिए कि क्या क्या जो है आपके प्रोटोकॉल है, क्या क्या आपको पालन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहे, आप भी रहे, हम लोग भी उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य रहे, तो वहाँ पर जो एक पुस्तिका थी पूरी जो है उसमें शासनादेश समय समय पर शासनादेश होते थे और अधिकारियों को निर्देश दिए जाते थे कि प्रतिनिधियों के साथ भी किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, तो वो करना चाहिए उनको। मंगलौर से सपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जिसके बाद अब मंगलौर विधानसभा सीट खाली हो गई है। और आपको बता दें कि उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने इस बार अपनी जीत का दावा किया है। तो वहीं अब कुंवर प्रणव सिंह ने चैंपियन, जिसे बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से ही निष्कासित किया था। पार्टी कार्यकर्ता है, अपने लोगों को जिताएंगे और उससे पहले शायद मंगलौर का चुनाव सामने आ रहा है। क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? जब वहां ये बात आ रही है कि 60,000 मुसलमान है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो यही चैलेंज से ही चैंपियन मुसलमानों का दिल भी जीत के दिखाएगा, क्योंकि उसका खुद 54 इंच के सीने में है दिल जीतेगा मुसलमानों का भी। और इंशाल्लाह पक्की जीत होगी मंगलौर से भी, आपको बता रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम मुल्क मुझे वोट देंगे और एक नया रिकॉर्ड बनेगा, बीजेपी का सबसे पहले कैंडिडेट मंगलौर से जीतेगा विधायक, और इसी विधानसभा में शपथ लेंगे इस बार 5वीं बार बनके। चलिए रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश की बदलेगी सूरत, की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। काशी और उज्जैन की तरह बदलेंगे शहर, सरकार ने आगे बढ़ाए हैं कदम। पुनर्विकास की परियोजना को यहां पर मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर जो ऋषिकेश है उसका सूरत बदलने की बात कहा गया है और यहाँ पर ये कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, किस तरह से विकास होने वाला है? जी बिल्कुल, काशी और उज्जैन की ही भांति हरिद्वार और ऋषिकेश के विकास की रूपरेखा रखी जा रही है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि जिस प्रकार से काशी और उज्जैन का विकास नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो रहा है, उसी प्रकार से देहरादून उत्तराखंड में भी हरिद्वार और ऋषिकेश का विकास किया जाएगा।
क्योंकि यदि बात की जाए काशी और उज्जैन की, दोनों तो गंगा नदी के किनारे की तरह, तो इसकी ये सबसे बड़ी बात है कि गंगा नदी के किनारे बसे बड़े बड़े शहरों, जहाँ पर हिंदुत्व की जिन शहरों से पहचान होती है, वहां पर उन शहरों का विकास किया जाएगा। क्योंकि यदि बात की जाए कि काशी की बात की जाए, उज्जैन की बात की जाए, तो यह प्रमुख पवित्र धार्मिक स्थल हिंदुओं की मानी जाती है, हिंदुओं का धार्मिक पवित्र स्थल है। उसी प्रकार से हरिद्वार और ऋषिकेश भी हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश में लोग तो पूजा करते ही करते हैं, साथ ही साथ देश विदेश से भी लोग हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए और गंगा आरती देखने के लिए ऋषिकेश आते हैं। तो इस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से बोला था। उसके बाद एक कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में भी निर्णय लिया गया कि हरिद्वार और ऋषिकेश को चमकाने का प्रयास किया जाएगा, उसको चमकाया जाएगा जैसे कि उज्जैन और काशी को चमकाया गया है। इसी को देखते हुए हरिद्वार और उज्जैन की गंगा, हरिद्वार और ऋषिकेश की गंगा को साफ करने का प्रयास किया जाएगा और साफ करके स्वच्छ पानी को लाया जाएगा। स्वच्छ पानी आएगा, क्योंकि पानी तो अभी भी स्वच्छ है, लेकिन उसकी पानी की और क्वालिटी को, गुणवत्ता को बढ़ा दी जाएगी और साथ ही साथ वहां पर साफ सुथरे का और स्वच्छता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। लोग गंगा जी में यहाँ पर अभी भी कपड़े धो नहीं सकते हैं, सिर्फ स्नान किया जाता है, साबुन नहीं लगा सकते, लेकिन इस चीज को मैंडेटरी कर दिया जाएगा, आवश्यक कर दिया जाएगा कि किसी भी श्रद्धालु को अपील की जाएगी कि वो कपड़े गंगा स्नान करते समय अपने कपड़े को उतार कर ही गंगा स्नान करे और गंगा मैया में अपना कपड़ा ना धोए। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं की और भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि लगातार दिनों दिन देखा जा रहा है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से यह देखा जा रहा है कि काशी और उज्जैन की भांति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इच्छा है कि देहरादून में के जो बगल में स्थित ये ऋषिकेश और हरिद्वार है, इसको भी विकास को किया जाए, जिससे यहाँ पर श्रद्धालुओं की और संख्या बढ़े। क्योंकि उत्तराखंड जो है ये पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है और देवभूमि के रूप में उत्तराखंड जाना जाता है। देवभूमि में देवताओं के वास होता है और यहाँ पर हरिद्वार जो है वहां पर हरि का द्वार, यानी हरि वहीं से प्रवेश करते हैं, वहीं पर हरि आते हैं, स्वर्ग से पृथ्वी पर वहीं पर पधारते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकास करना बिल्कुल सही होगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा यह लगातार विकास की बात कही जा रही है। वहीं पर इसको लेकर एक अहम कंपनी से साझा भी कर लिया गया है, उस कंपनी को इसकी ठेके भी दे दी गई है और वहां पर वो कंपनी इसके विकास की रूपरेखा भी खींच रही है कि विकास की रूपरेखा खींचने के बाद जल्द ही इसके ऊपर कार्य से क्रियाकलाप में इसको उतारा जाएगा और इसको लेकर के तैयारियां की जाएगी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जो धार्मिक पवित्र स्थल है हिंदुओं का, वहां पर विकास किया जाएगा। सिर्फ हिंदुओं की नहीं बात की जाए, यदि यहाँ पर बात की जाए मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। और यदि बात की जाए गंगा स्नान की, तो गंगा स्नान करने से यहाँ पर लोग समझते हैं कि यहाँ पर गंगा स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। और श्रद्धालुओं का यहाँ पर यदि बात की जाए तो श्रद्धालु यहाँ पर रात में भी गंगा स्नान, हरिद्वार एक ऐसा जगह है जहाँ पर 24 घंटे लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं। यदि ठंड की भी बात की जाए तो भीषण ठंड में भी दिसंबर जनवरी के महीने में भी लोग यहाँ पर रात में भी गंगा स्नान करने को आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हरिद्वार और ऋषिकेश का विकास किया जाता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, काशी और उज्जैन की तर्ज पर ही अब आपको बता दें कि हरिद्वार और ऋषिकेश की यहाँ पर सूरत और तस्वीर भी बदलने की यहाँ पर धामी सरकार की ओर से यहाँ पर कोशिश की गई है। मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव 7 नवंबर को होना है। आपको बता दें कि विभिन्न पदों के लिए चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी है। इसको लेकर मसूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मसूरी में चुनावी कार्यालय खोला है, जिसका शुभारंभ मसूरी भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों को एबीवीपी के प्रत्याशियों की जीत का मंत्र दिया है। इस दौरान मोहन पेटवाल ने कहा है कि पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थी परिषद द्वारा जो आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया है, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और समस्त जो भाजपा परिवार के भी यहाँ पर जो पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पर रहे हैं और सभी छात्रों को और सभी जो प्रत्याशी हैं, जो मोहन साई हैं जो हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और सभी अन्य लोग जो अन्य पदों के लिए लड़ रहे हैं, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज माननीय मंत्री जी को यहाँ पे आना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। तो उनकी हमेशा से जब से भी जो है चाहे कहीं के भी इलेक्शन हो, विद्यार्थी परिषद को निरंतर उनका जो है समर्थन रहता है और मसूरी में उन्होंने कहा है कि कहीं भी कोई कमी वो नहीं होने देंगे और निरंतर ही वो उसी चीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं। और विद्यार्थी परिषद 1949 से लेके निरंतर जब से इसका गठन हुआ है तब से लगातार जो है
छात्रों के हित के लिए जो है लड़ाई लड़ती आई है। विभिन्न संगठनों द्वारा जो है जो यहाँ पर जो अनुशासन जो विद्यार्थी परिषद में देखने को मिलता है वो किसी और संगठन में नहीं मिलता है। और विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों की हित के लिए जो लड़ाई लड़ती रहती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नया यहाँ पर हमारा विद्यार्थी परिषद का पैनल जो निश्चित ही जीत कर आएगा, क्योंकि जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है कि जो ये बच्चे जो लड़ रहे हैं इन्होंने निरंतर छात्रों के बीच में रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास किया है। उत्तराखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। बर्फ की सफेद चादर में उत्तराखंड की वादियों और खूबसूरत हो गई हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते धाम बर्फ की परतों से यहां पर ढक गई है। इस बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो चमोली की तस्वीर आपके सामने है। जिस तरह से उत्तराखंड में दस्तक यहां पर दी है, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश का भी यहां पर दौर जारी है। श्रद्धालु फिर भी यहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो यहां पर आस्था की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ये चमोली की तस्वीर है। कैंसर विश्व भर में होने वाली मौतों की तीसरी सबसे बड़ा कारण है, जिसके चलते कैंसर जागरूक एवं बचाव विषय पर आज भवन देहरादून में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देश के नामी डॉक्टर सहित बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया है। राज्यपाल लेजर गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजित कार्यशाला में विश्व प्रसिद्ध वक्ताओं ने कैंसर से बातों को यहां पर विस्तार से बताया है। कैंसर की बीमारी हमारे देश में तेजी से बढ़ रही है और ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कैंसर और दूसरी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे कहते हैं हम। तो ये सब लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली से संबंधित है। जीवन शैली का अर्थ है हम क्या खान पान करते हैं, कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब योगासन प्राणायाम करते हैं, चिंतन कैसा करते हैं, हम शांत स्वभाव के हैं कि लड़ाई झगड़ा करने वाले स्वभाव के हैं। ये सब हमारे लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली में सम्मिलित है। उत्तर भारत में एक बार फिर आए भूकंप से उत्तराखंड की धरती और पहाड़ भी डोल गए। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है, इसलिए सीमावर्ती पिथौरागढ़ के इलाके में भूकंप से कंपन अधीर और अधिक महसूस किए गए। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सभी जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप की तीव्रता 6.2 के आसपास बताई जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल करण मेहरा को मारने की साजिश रच रही है। इस दौरान हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने करण मेहरा से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि करण मेहरा ने क्या कुछ कहा है। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। करण मेहरा यहाँ पर प्रदेश में काफी काम कर रहे हैं। वो अपने काम के कारण हमेशा से कांग्रेस में जाने जा रहे हैं और राज्य में भी उनकी वाहवाही उनके कामों से हो रही है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी, आपने एक बात कही कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति के पहले और राजनीति के बाद रिश्ते सही होने चाहिए। किस परिप्रेक्ष्य में आपने ये बातें कही? देखिए, जो आपसी एक सौहार्द होता है, विभिन्न पार्टियां हैं, चुनाव आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, हम लोग चुनाव में लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो कमियां हैं उनको उजागर भी करते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध है वो हमेशा अच्छे बने रहे। पुराने नेताओं में हमने देखा था कि हाउस में वो कितना भी बहस करें, कुछ करें, लेकिन बाहर बैठ के चाय पानी साथ पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बातचीत चल रही है, एक दूसरे के शादी ब्याहों में, एक दूसरे के निमंत्रण में जा रहे हैं और एक अच्छा सा दोस्ताना व्यवहार आता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से ऐसा देखने में आया कि ऐसा लगता है कि जैसे जंग चल रही है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, इस तरीके का माहौल है। और विपक्ष के नेताओं के ऊपर जिस तरीके से प्रहार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही, चाहे वो विभिन्न स्टेट्स के जो मजबूत नेता हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना हो, चाहे वो हरीश रावत जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा ना दिया जाना हो, उनके साथ जो गाड़ी चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही थी, और जबकि भगत सिंह कोश्यारी जी, खंडूरी जी, निशंक जी सबके साथ ये सुविधा है, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था। और वो एक्सीडेंट में मरते मरते बचे। आदमी एक्सीडेंट के बाद घायल अवस्था में अस्पताल में बैठा है तो वहाँ सीबीआई जो है नोटिस देने पहुँच जाती है। तो ये सारे प्रकरण ऐसे जिससे ये लगता है कि एक बदला लेने की सी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भी नेता हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है, अन्य सुविधाएं दे रखी हैं, दूसरों की फाइलों को 1-1 साल से दबा के बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा दिखाती है कि जैसे कि लड़ाई चल रही है। इस संदर्भ में मैंने इस बात को कहा था।
सर वहीं पर आपने एक बात भी कही कि एक बहुत बड़ा आरोप भी आपने लगाया। देखिए, सत्ता पक्ष का अध्यक्ष का किसी से झगड़ा नहीं। करण मेहरा अगर विपक्ष में है, मेरे को, मैं गैर कानूनी ढंग से बिल्डिंग का काम, बिल्डर्स का काम करने वालों के खिलाफ बोलता हूँ, मैं खनन माफिया के खिलाफ बोलता हूँ, मैं भू माफिया के खिलाफ बोलता हूँ। अभी यहाँ अंसल ग्रीन वैली में जो भारद्वाज जी के ऊपर आक्रमण हुआ, उसमें जो लोग थे, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जेल काट चुके हैं, उनके खिलाफ मैं बोलता हूँ। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।